सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी एकदम पढ़ाई भी बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब बोलोगे कि भाई ये तो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब कुछ, तो वो स्पीड की बात थी। पर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी। ठीक है, और आज हम ये भी समझेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में आकर डिफरेंस क्या क्या होता है। और आखिर में हम क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सवाल भी लगाएंगे जो कि और भी आगे हेल्प करेगा आपकी। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है। देखो, पिछले लेक्चर में हमने जाना कि आखिर स्पीड क्या होती है। तो स्पीड क्या थी, मैंने कहा कि मान लो हम सड़क पे खड़े हैं, वहाँ से एक गाड़ी गुजरी हमारे सामने से। अब गाड़ी में कौन बैठी थी, बबीता। तो अब गाड़ी में थी बबीता। अब मैंने बोला कि बबीता की गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सिर्फ ये कहा कि वो कितनी तेज़ी से चल रही है गाड़ी। क्या मैंने ये कहा कि वो गाड़ी किस तरफ गई, ये तो नहीं कहा मैंने। पर अगर मैं बोलूँ कि बबीता की गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, स्पीड तो बताई कि कितनी तेज़ी से चल रही है, पर ये भी बता दी कि किस दिशा में चल रही है, बताया ना। तो इन दोनों चीज़ों को मैं क्या बोलूँगा, जब मैं स्पीड भी साथ में बोलूँ और डायरेक्शन भी साथ में बोलूँ, तो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलूँगा, वेलोसिटी बोलूँगा। ठीक है, इतना आया समझ वेलोसिटी होती क्या है। तो वेलोसिटी को मैं एक और चीज़ क्या लिख सकता हूँ, स्पीड प्लस डायरेक्शन। क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मान लो, पहले मैं सिर्फ एक स्पीड की बात कर रहा था, जैसे मैंने कहा कि एक बॉल है, ये यहाँ पे जा रहा था मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर मैंने कहा कि पहले मैंने कहा कि भाई ये इतनी स्पीड के साथ चल रहा है, सिर्फ यही कहा, तो वो क्या थी, सिर्फ स्पीड थी। पर अगर मैंने ये भी बोला कि ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन वाला एलिमेंट भी ऐड कर दिया। तो इन दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। इतना आया समझ में। अब वेलोसिटी और उसमें स्पीड में एक और डिफरेंस होता है। जैसे हमने स्पीड का हमने वो पढ़ा था ना, फॉर्मूला जब पढ़ा था, तो उसमें स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। पर वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब हमें ये भी बताना होता है कि वो किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस चला, ईस्ट में चला, नॉर्थ में चला, साउथ में चला, वेस्ट में चला, कहीं पे भी। तो हमें ये भी बताना है कि मान लो ये बॉल है, ये डिस्टेंस तो चला, मान लो इतना आगे गया, पर किस डायरेक्शन में आगे गया हमें ये भी बताना होगा, तभी जाके उसका सेंस पूरा होगा। तो जैसे मैंने ये कहा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो क्या मैं एक नया टर्म यहाँ पे लेके आ जाऊँ। मान लो मैंने यहाँ पे कहा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट से भी लास्ट, तो वैसे ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। इतना आया समझ में। अभी मैंने एक चीज़ कही कि जब मैं वेलोसिटी को डिफ़ाइन करूँगा तो मुझे डिस्टेंस तो बताना है, पर ये भी बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख सकता हूँ ना। क्यों, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब मैंने वेलोसिटी को डिफ़ाइन करा तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम तो बोला, साथ में डायरेक्शन का भी बताया। और जब मैंने डायरेक्शन वाला एलिमेंट ऐड करा तो क्या हो गया, वो डिस्टेंस किस में बदल गया, डिस्प्लेसमेंट में बदल गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ आ रही होगी दिमाग में कि यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल है ना, ये इस ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। अब बोलोगे कि मैंने ये ट्रायंगल क्यों लगाया, ये डेल्टा का साइन क्यों लगाया है। तो देखो, डेल्टा हमें बताता है किसके बारे में, ये जो डेल्टा होता है ना, वो हमें किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है चेंज के बारे में, कि कितना चेंज हुआ। अब चेंज से मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लो ये एक ऐसे रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे एक था हमारा पहले बॉल,
सॉरी बॉल नहीं, यहाँ पे मान लो है हमारा 0 मीटर मार्क पर एक बॉल रखा हुआ है, कहाँ पे, एक बॉल रखा हुआ है 3 मीटर के मार्क पे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये 3 मीटर के मार्क से बॉल आगे गया और कहाँ तक पहुँचा, 9 मीटर के मार्क, मतलब 3 मीटर से स्टार्ट हुआ और 9 मीटर तक पहुँच गया। और कितने टाइम में, मान लो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, 3 मीटर से 9 मीटर तक पहुँचा, इतना आया। अब मैं बोलूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, मान लो ये जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन है, मान लेता हूँ, तो हम वेलोसिटी में नॉर्थ डायरेक्शन में बताएंगे कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि कितना मीटर पर सेकंड होगा, 2, 3, 4, अगर मैं उसकी बात करूँ, डायरेक्शन को एक बार साइड में रख के मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो क्या मैं 0 से 10 तक का डिस्टेंस लूँगा, सॉरी 0 से 9 तक का डिस्टेंस लूँगा, नहीं लूँगा। क्यों, क्योंकि भाई 0 से थोड़ी ना चलना स्टार्ट हुई है बॉल तो कहाँ से स्टार्ट हुई, 3 से स्टार्ट हुई। तो जब भी मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो क्या मैं 9 - 3 करूँगा, -3 क्यों करा, क्योंकि वो 3 से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट नहीं हुई। तो क्या यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या यहाँ पे मैंने चेंज निकाला कि इन दोनों के बीच का चेंज कितना था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं चेंज, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तभी मैंने यहाँ पे चेंज लिखा था कि कितना चेंज आया उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पढ़ा था ना हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके, ठीक है, इतना आ गया। अब आते हैं एक और बेसिक सी चीज़ पे। पहले हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। यहाँ तक तो स्पीड जैसी है इसकी डेफिनेशन, पर बाद में क्या हुआ, इन्होंने इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी बता दिया, जिससे हमें क्या पता लगा कि यहाँ स्पीड की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है वेलोसिटी की। आया। अब देखो, जब इसकी डेफिनेशन में ही डायरेक्शन का जिक्र किया गया है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसमें हमें डायरेक्शन का जिक्र करना पड़े वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इतना पता है ना। अब हम स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, पहले मैं थोड़ा बहुत ये जो कचरा है ये मिटा दूं, एक्स्ट्रा चीज़ें। हाँ, तो देखो स्पीड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, यू के साथ या तो वी के साथ। वेलोसिटी को भी हम इसी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम क्या कर देते हैं, ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं। तो इस एरो से हमें क्या पता लगता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके साथ हमें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। आया, इतना आ गया ना। चलो अब इसकी यूनिट, तो भाई देखो वेलोसिटी की यूनिट स्पीड के बराबर ही होगी। बोले स्पीड के बराबर ही क्यों होगी, उसके साथ तो डायरेक्शन का टर्म भी है, तो भाई डायरेक्शन की कोई यूनिट थोड़ी होती है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो ईस्ट की तरफ चलो, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट जो डायरेक्शन है उसकी यूनिट है मीटर, या उसकी डायरेक्शन है या उसकी यूनिट है केजी वगैरह। क्या डायरेक्शन की कोई यूनिट होती है, नहीं होती। तो वेलोसिटी की यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड के बराबर हो जाएगी, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, या और भी जो जो होती हैं स्पीड यूनिट्स की। आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्या मैंने ये चीज़ समझा दी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब अगर 3 से स्टार्ट हुआ है और 9 तक पहुँचा है तो मैं 0 से डिस्टेंस नहीं लूँगा, 3 से लूँगा, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इतना आया। तो वहीं हम और किसकी बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ पहले लेक्चर में समझाई थी, अगर मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो मैं अपॉन टी कर दूंगा ना। क्या यही इसका फॉर्मूला आ रहा है। तो इन्होंने और कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला को बताया कि कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टाइम, मतलब उन्होंने रेट निकाला कि कितना जल्दी वो चेंज हुआ। तो क्या जितना जल्दी कोई चीज़ अपनी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, मतलब अपनी पोजीशन बदल रहा है, क्या हम उसी को स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो क्या ये डेफिनेशन भी आई समझ में कि वो डिस्प्लेसमेंट अगर अपना चेंज कर रहा है तो वो कितना जल्दी कर रहा है, उसके चेंज करने का रेट क्या है। क्या यही होती है स्पीड, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। आ गया ना इतना। अब ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी कि मान लो अगर ये डेल्टा टी है,
अगर टाइम इंटरवल मैं ले लूँ 1 सेकंड का, तो क्या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस हो जाती है? हो जाती है ना, क्योंकि अपॉन तो 1 आ गया। किसी भी चीज़ का अगर मैं अपॉन 1 करूँगा तो वो उसी वैल्यू के बराबर आएगा ना। हाँ तो ठीक है, ये चीज़ मैंने डिटेल में समझाई थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ। अभी अगर मान लो, चलो आगे पढ़ते हैं ये चीज़। अब आता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, स्पीड के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड में क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म स्पीड में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है तो उसकी हर टाइम में स्पीड कांस्टेंट रहे। तो जो उसकी स्पीड है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यही कहा था हमने यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। इसका मतलब उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज ना हो, हमेशा उतनी ही रहे। क्या इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड? वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो एक चीज़ मैंने लास्ट स्लाइड में कही कि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। अभी अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चीज़ है ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म। मैंने बोल दिया कि ये जो वेलोसिटी है वो है क्या? यूनिफॉर्म है। तो क्या उसके लिए ये भी कांस्टेंट होना चाहिए और ये भी कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि पूरी वेलोसिटी के मैं कांस्टेंट होने की बात कर रहा हूँ ना। अब वेलोसिटी में कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं? एक तो स्पीड आती है, एक तो डायरेक्शन आती है। तो अगर मैं पूरे इस चीज़ को कांस्टेंट करना चाहता हूँ तो मैं ये भी चाहूँगा ना कि ये भी कांस्टेंट हो और ये भी कांस्टेंट हो, चाहूँगा, और होनी भी चाहिए क्योंकि मुझे वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। तो वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आखिर मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है किसी एक डायरेक्शन में, देखो इन्होंने बोल दिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि अगर वो सीधा चल रही है तो वो सीधा ही चलती रहे, यहाँ ऐसे मुड़े नहीं। जिस डायरेक्शन में वो चल रही है वो उसी डायरेक्शन में ही चलती रहे। अब इन्होंने क्या कहा? इक्वल डिस्टेंसेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हमने कवर कर लिया। इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वो हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करे। अब अगर ये हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या इसकी हर सेकंड में स्पीड भी उतनी आएगी? आएगी ना, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ही क्या होता है? v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अगर ये यूनिफॉर्म है और हमने टाइम इंटरवल्स भी इक्वल ही लिया है, मान लो 1 सेकंड के लिए लिया है, मान रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए लिया, हमेशा 1 सेकंड नहीं लेना, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने 1 सेकंड के लिए लिया है ये टाइम इंटरवल, तो मैं क्या बोलूँगा? क्या ये कांस्टेंट हो जाएगा? तब मैंने कह दिया कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या ये भी कांस्टेंट हो जाएगा? मतलब क्या वो हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा? तभी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी ना। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किसके साथ मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। मतलब उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन भी एक ही है। अगर सीधी जा रही है तो वो सीधी ही उसी डायरेक्शन में ही चलती रहे। इतना आया। अब देखो, ये फॉर्मूला हमने उसमें भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पर उसमें क्या था? ये एरो नहीं थे। तो ये एरो बताते क्या हैं? ये एरो बताते हैं कि ये जो डिस्टेंस है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी जुड़ गई है। मतलब ये क्या बन गया है? ये बन गया है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस नहीं रहा। और ये v के ऊपर एरो का मतलब क्या है? ये है वेलोसिटी। याद रखना, जो इस पैटर्न के फॉर्मूले हैं ना वो हम सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के ही केस में लगा सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में ये वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आगे समझ में। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि इस चीज़ का एग्जाम्पल क्या है। बारिश होते हुए देखी है कभी? देखी होगी ऑब्वियसली। तो बारिश जब होती है तो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, बारिश की बूंदें, तो वो जब ऊपर से नीचे आती है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आती हैं। बोले सर ऐसा कैसे? हमने तो सुना था कि अगर कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे ऐसे गिर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रही है? आओ समझते हैं। मान लो ये है एक बारिश की बूंद, वो आ रही है नीचे। अब शुरू में क्या होगा? इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ने लगेगी। पर होगा क्या? यहाँ तो एटमॉस्फेयर है, तो वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, उसको ऊपर धकेलेगा। मतलब होगा क्या कि इस पर अगर ये ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसकी स्पीड जो बढ़ रही थी वो कम होती जाएगी थोड़ी। तो एट एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा? इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है
जितना ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब उसके पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बोले सर डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो भाई वो तो कांस्टेंट है ही ना। बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ऐसे सीधे ही तो गिरती हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी गिरती हैं, एक ही डायरेक्शन में गिरती हैं। अगर कभी कभी टेढ़ी बारिश भी हो तो वो सीधी ऐसे ही तो गिरती हैं, ऐसे 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 तो गिरती नहीं, मतलब उनकी डायरेक्शन भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और नेट फोर्स 0 होने की वजह से उनकी स्पीड भी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो जब डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आ गया इतना? आगे बढ़ें। चलो अब आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से ही लग रहा होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। आता है इतना? तो अब देखो, अब वेलोसिटी चेंज कब होगी? जब हमने स्पीड पढ़ा था, जब हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लो पहले सेकंड में उसने 10 कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 30 कवर किया, तीसरे सेकंड में उसने 60 कवर किया, तो हर सेकंड में उसने क्या करा, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या रही, नॉन यूनिफॉर्म रही। तो वेलोसिटी के केस में क्या होगा, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बताया वेलोसिटी किससे बनी है, स्पीड और डायरेक्शन से बनी है। इसका मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए तो क्या उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी? मान लो अगर किसी चीज़ की स्पीड चेंज हो गई, डायरेक्शन अभी भी वही है, जिसमें जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है, पर उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो क्या मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूँगा? बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि भाई स्पीड चेंज हो गई। पर अगर मान लो स्पीड वही है जिससे पहले चल रहा था, स्पीड अभी भी वही है, पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो क्या मैं तब भी इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहूँगा? बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी तो टर्म आता है। मतलब समझ में आ गया? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कब होगी? जब दो चीज़ें चेंज हो रही हों, या तो स्पीड या तो डायरेक्शन, या तो एक और केस हो सकता है बोथ, दोनों ही चेंज हो रहे हो, स्पीड भी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी। इतना आ गया समझ में? अब इन चीज़ों के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, पहले हम एग्जांपल्स इनके समझते हैं, उसके बाद आते हैं हम डेफिनेशन पे इसकी। इतना समझ में आया ना कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों के दोनों ही हमारे चेंज हो रहे हों। पहले हम इसका एग्जांपल समझें। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब क्या है इसका? मान लो हमारे पास एक बॉल है, उसको हम एक बहुत ऊंची हाइट पे लेके गए और हमने उसको छोड़ दिया, फोर्स नहीं लगाया उस पर, ऐसे ही छोड़ दिया बस, तो क्या होगा? वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो नीचे गिरते गिरते क्या होगा, भले ही एटमॉस्फेयर है उस पर कुछ कुछ फोर्स लगेगा, पर वो बारिश के बूंद में क्या था कि बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, तो उस पर फोर्स वो कैंसिल हो जाता था। पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कैंसिल नहीं हो पाता। अगर मान लो हम किसी बॉल को छोड़ें, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरती है ना, कोई भी बॉल या कुछ भी, एक पत्थर कुछ भी ले लो, वो अगर ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसकी स्पीड धीरे धीरे जितना वो नीचे गिरता जाता है उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाती है। अब देखो इसकी डायरेक्शन तो सेम है, इसकी डायरेक्शन तो सीधी सीधी है, पर इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। आया समझ में? अब ये स्पीड बढ़ती क्यों है, क्या राज होता है, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पर आगे वाले टॉपिक्स में। अभी इतना याद रखो या इतना ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर हम ऊपर से कोई चीज़ छोड़ें तो वो नीचे आते आते स्पीड हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल समझो, जब हमने इसको छोड़ा था, जब ये हमारे हाथ में था, तब क्या इसकी स्पीड 0 थी ना? अभी हमने इस पर छोड़ा, अभी हमने इसको छोड़ दिया, कुछ फोर्स भी नहीं लगाया, क्या नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कुछ तो हो जाती है ना? 0 भले ही नहीं होती, भले ही बहुत कम भी क्यों ना हो, पर 0 तो नहीं होती ना, 0 से तो ज़्यादा होती है ना। इतना आया समझ में कि जब हमने उसको छोड़ा तब उसकी स्पीड 0 थी, पर नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कुछ तो बढ़ती है ना। इसका मतलब जब भी हम कोई बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे जाते वक्त उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसको क्या हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कहेंगे? बिल्कुल।
अब आता है एक और बढ़िया सा एग्जांपल। मान लो ये एक बॉल है, बॉल दिख रहा है, इसको हमने बांध लिया एक रस्सी से यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से तो बांध दिया, अभी हमने इसको घुमाने लग गए, ऐसे गोल 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 घुमाते हैं ना, जैसे एक बॉल को ऐसे धागे से बांधा और ऐसे गोल गोल घुमाने लग गए। किया होगा ये भी बचपन में बहुतों ने। तो जब हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, मान लो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं। कैसे? मान लो हमने इसको इस डायरेक्शन में घुमाया, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मान लो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वो यहाँ पे आया इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, जब वो यहाँ पे आया इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, जब वो यहाँ पे आया इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। इतना आया। अब बोलोगे सर इसमें तो स्पीड हर जगह वही है, सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हुई? डायरेक्शन की वजह से। देखो, पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, जैसे अगर मैं मान लूँ कि यहाँ राइट साइड थी ना, फिर वो इस तरफ आने लग गई, फिर वो इस तरफ आने लग गई, और फिर वो आगे की तरफ जाने लग गई। क्या इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस वाले की, तो क्या इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है? बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पे इस बॉल की हर पॉइंट पे जैसे जैसे वो गोल गोल घूमते जा रहे हैं, क्या उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है? फील करो ना एक बार इस चीज़ को। फिर से बताता हूँ, फिर से यहाँ पे बताता हूँ। मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, पर इसकी डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे इस तरफ होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पे इस तरफ होगी, बिल्कुल। यहाँ पे भी इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी। अब मान लो मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, और यहाँ पे इस तरफ होगी। क्या इसके हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। तो क्या डायरेक्शन बदलने की वजह से ये भी एक एग्जांपल हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का? हुआ ना? फील आ गई इस चीज़ की कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में या तो डायरेक्शन बदले, या तो स्पीड बदले, या तो दोनों बदले। अब दोनों बदले के केस में भी कह सकते हैं कि हम इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाना लग जाए, तो क्या होगा? हम इसको बार बार हम ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाएंगे, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? स्पीड भी बदल गई और डायरेक्शन भी बदल गई। आ गया इतना? तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है? इसकी स्पीड चेंज हो रही है। और फिर इन्होंने बताया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इन्होंने पहला केस लिया जब डायरेक्शन सेम है पर स्पीड चेंज हो रही है। इतना आ गया समझ में? फिर ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं, जब ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इसकी स्पीड तो सेम है पर इसकी डायरेक्शन क्या है? बदल रही है, डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट नहीं है। ये भी हमने केस डिस्कस कर लिया, जैसे हम बॉल को घुमा रहे थे वो वाला। तो हम इस चीज़ में क्या कहेंगे? इस केस में हम क्या कहेंगे? जो वेलोसिटी है बॉडी की वो वेरिएबल है या तो नॉन यूनिफॉर्म है। आ गया समझ में? फील आ गई? आई ना? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, सही कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी पढ़ा था कि किसी एक इंस्टेंट की स्पीड जब हम लेते हैं, एक बहुत छोटू से टाइम इंटरवल की जब हम स्पीड लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। याद आया? तो वैसे ही मान लो ये बॉल ट्रैवल कर रही है 1 मिनट के लिए, पर मैंने कहा कि 7 सेकंड में इसकी स्पीड बताओ, तो हम क्या करेंगे? वो टाइम इंटरवल पूरा 1 मिनट नहीं लेंगे, हम वो टाइम इंटरवल सिर्फ 7 सेकंड, मतलब 1 ही सेकंड लेंगे, 1 ही सेकंड का टाइम पीरियड लेंगे। आया समझ में? तो और इसमें क्या कहते हैं कि अगर मान लो किसी बॉडी की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो भी रही है, मान लो ऐसे चल रही है कोई बॉडी, तो हम इतना छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं कि उस टाइम इंटरवल में उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ चलो अच्छे से समझाता हूँ, इसको जूम कर लूँ एक बार, जूम नहीं होगा, कैसे समझाऊँ, कैसे हाँ, मान लो मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ऐसे बड़ा कर दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ
मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया कि इसकी ये जो ये है ना, ये इतना, मान लो यहाँ पे ये वाला टाइम इंटरवल लिया मैंने, दिख रहा है? देखो रियल में कितना छोटा है, देखो रियल में कितना छोटा है, ये तो भाई बवाल हो गया। हाँ, मान लो मैंने इतना छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, अब इसमें इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे सीधी है कि नहीं है? क्या एक ही डायरेक्शन है? क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम इंटरवल ही इतना छोटा लिया है कि उसमें इसकी डायरेक्शन ही चेंज ना हो पाए। तो हमें इतना छोटा सा इंस्टेंट लेना है जिसमें उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो पाए किसी भी बॉडी की। आ गया इतना समझ में? अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बताती है कि जब भी कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रही हो, मतलब उसकी स्पीड बार बार बदल रही हो, तो हम क्या कहते हैं, किसी एक छोटू से इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वैसे इसके सवाल एग्ज़ाम में आते हैं नहीं, ये चीज़ आती है 11th में सॉल्व करने को, तो तब वो पढ़ेंगे जब 11th में। अभी तक सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही काफ़ी है। तो ये क्या कह रहे हैं, जब भी कोई बॉडी है वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड बार बार बदल रही हो, तो हम किसी भी एक छोटू से टाइम इंटरवल की बात करें तो हम उसमें क्या बोल देंगे कि उस छोटू से टाइम इंटरवल में, और इतना छोटू से टाइम इंटरवल लेंगे कि उसमें उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहे। आ गया इतना समझ में कि हम बहुत छोटू से टाइम इंटरवल का डिस्टेंस ट्रैवल निकाल देंगे और उससे हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल देंगे। आ गया। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में मैंने क्या कहा था, एवरेज स्पीड में मैंने क्या कहा था कि मान लो एक बॉल है, अगर वो 1 मिनट तक ट्रैवल कर रही है तो मैं उसका पूरा का पूरा डिस्टेंस लूँगा कि जितना डिस्टेंस उसने 1 मिनट में ट्रैवल किया है। अब मान लो वो 1 किलोमीटर भी क्यों ना कर दिया, तो मैं उसका पूरा 1 किलोमीटर लूँगा और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी लूँगा। मतलब एवरेज के हम केस में क्या करते हैं, हम टोटल टाइम लेते हैं। आज वैसे ही कुछ सवाल भी करेंगे तो और क्लियर होगा कि हम टोटल टाइम किस वे में लेते हैं। अभी तक ये फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन याद में रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम टेकन इन एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी का मतलब क्या है, टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे वेलोसिटी के केस में, अपॉन टोटल टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस सब की फील तभी आएगी जब हम सवाल करेंगे। तो आगे बढ़े, अभी सवाल करना शुरू करें हमने। चलो आते हैं हमारा, चलो एक सवाल से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, कि भाई स्पीड और वेलोसिटी के बीच का आखिर अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पढ़ें। चलो पहला तो है डेफिनेशन वाला, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। वहीं वेलोसिटी के केस में क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड तो आ जाएगा, पर उसके साथ साथ हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात करेंगे। इतना आता है। फिर आता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, ये भी आता है हमें। और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन को भी बताना होता है। फिर आता है कि द स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब क्या है कि स्पीड को ना हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन नहीं देखनी होती। वहीं वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। फील क्या है आओ समझते हैं। मान लो मैंने कहा, देखो स्पीड की तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रही है, एक चीज़ याद है मैंने कही थी कि मान लो इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो वैसे ही मान लेते हैं, हम पहले स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो स्पीड इस तरफ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अभी इसमें हमने ये पॉजिटिव है, ठीक है, 10 है, क्या है, पॉजिटिव है। पर अगर मैंने बोला वो इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तब भी मैं इसको प्लस 10 मीटर पर सेकंड ही बोलूँगा। क्यों, क्योंकि स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताती, वो किस भी दिशा में चले वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। पर वहीं अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, मैंने कहा कि वो इस दिशा में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा प्लस। पर अगर मैंने बोला कि ये इस दिशा में जा रही है, तो वेलोसिटी के केस में मैं क्या लगा दूंगा, -10 मीटर पर सेकंड लगा दूंगा। अब आया समझ में कि जब जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब वो नेगेटिव साइन ये नहीं बताएगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है।
आया ये वाला पॉइंट। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि आफ्टर 1 राउंड इन अ सर्कुलर पाथ, मान लो हमने एक सर्कुलर पाथ लिया, गोल गोल चक्कर, तो उसमें एवरेज स्पीड 0 नहीं होती, पर वहीं हम वेलोसिटी की बात करें वो हो जाती है 0। अब मतलब क्या है, देखो मैंने मान लिया एक सर्कुलर पाथ, यहाँ से चले और वापस आ गए यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 होगा? नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है कि वो कितना चला है, तो वो कितना चला है, इस सर्कल के पाथ का चला है, ये पूरा पूरा गोल चक्कर उसने काटा है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस जितना होगा, मतलब 2πr जितना होगा ना। वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता था। अगर वो यहाँ से शुरू हो रहा है और वो यहाँ से गोल गोल घूम के आया और वापस यहीं पे आ गया, तो क्या इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया? अगर वो यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे आ गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही हो गए, तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, मतलब सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो क्या इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। अब अगर यही चीज़ 0 हो गई तो क्या इसकी वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, एवरेज वाली आ जाएगी। पर वहीं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या ये 0 है? नहीं, इसकी तो ये वाली वैल्यू है और टाइम तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो क्या ये नॉन ज़ीरो आएगी? ये नॉन ज़ीरो आएगी ना, नॉट इक्वल टू 0। आया ये वाला समझ में कि वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है सर्कुलर पाथ में, इसीलिए क्या होता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। आ गया? चलो आगे बढ़ें अब सवालों की तरफ। चलिए पहला सवाल हमें कह रहा है कि आ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट 125 मीटर इन 5 सेकेंड। मतलब एक बॉडी है वो वर्टिकली राइजेस अप का मतलब क्या है कि उसको हमने ऊपर फेंका और वो ऊपर की तरफ गई, वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ गई। कितना मीटर दूर गई? 125 मीटर तक ऊपर गई वो, और कितने टाइम में? 5 सेकंड में। और फिर क्या हुआ, जब वो ऊपर गई, अब ऊपर नाचेगी तो नहीं ना बॉल, वो नीचे भी आएगी। अब ऊपर जाके ऐसे हवा में थोड़ी रह जाएगी, तो वो नीचे भी आएगी। तो जब वो बॉल नीचे भी आ जाती है उतने ही टाइम में, मतलब अब ये चीज़ यहाँ पे दी तो नहीं हुई, पर होता क्या है कि जितने टाइम में बॉल कोई ऊपर जाती है ना, उतने ही टाइम में वो नीचे भी आती है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस 125 मीटर है तो हम इसको भी 125 मीटर ही कहेंगे। समझे? क्यों? क्योंकि जितना ऊपर गई उतना ही तो नीचे आएगी, नीचे आते वक्त पाताल में तो घुस नहीं जाएगी, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी ना तब भी। तो अब बता रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, मतलब टोटल ये बॉल कितना चली। जब वो ऊपर जा रही थी 125 मीटर चली, जब वो नीचे आ रही थी तब भी 125 मीटर चली। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड 125, रुको ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट वाला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, 125 प्लस 125 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर गई तब 125 चली, नीचे आई तब भी 125 चली, तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 मीटर चली, बिल्कुल चली। अब दूसरा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो अब डिस्प्लेसमेंट से क्या कहना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। अब देखो वो इनिशियली यहाँ पे थी ना, ऊपर गई और फिर से नीचे वहीं पे आ गई। अब जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अगर वो वहीं पे आके पहुँच गई, मतलब इनिशियली जहाँ पे जिस पॉइंट से स्टार्ट करी थी फाइनल भी उसका वही पॉइंट है, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी? हो जाएगी ना। 4-5 बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि जहाँ से अगर शुरू किया, अगर वहीं पे आके पहुँच गए तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी? हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर आता है एवरेज स्पीड हम यहाँ पे निकालते हैं, सॉरी वी एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। अब देखो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, 250 मीटर निकाल लिया हमने। टोटल टाइम कितना लगा, देखो ऊपर जाते वक्त 5 सेकंड लगे ना, जब बॉल यहाँ से यहाँ तक गई तो 5 सेकंड लगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर से यहाँ नीचे आएगी उसी पॉइंट पे तब भी तो 5 सेकंड लगेंगे।
मतलब पहले भी 5 सेकंड लगे, बाद में भी 5 सेकंड लगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 सेकंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना 250 अपॉन टोटल टाइम कितना 10 इज इक्वल्स टू, जीरो ने जीरो को मारा, कितना आ गया, क्या 25 मीटर पर सेकंड आया, आया कि नहीं। ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात नहीं कर रहे। बोले यूनिफॉर्म स्पीड क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम ऊपर फेंकेंगे बॉल को तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगी, मतलब उसकी स्पीड हर टाइम पे कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। तो क्या हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, नहीं, हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। पर यहाँ पे हमने कौन सी स्पीड निकाली है, हमने एवरेज स्पीड निकाली है, समझे। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी, हमसे पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोले डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, तो क्या एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आ गया इतना, आगे बढ़ें, चलो। अब है एक, यहाँ पे आ जाएगी स्पीड और वेलोसिटी के बीच की डिफरेंस की फील। हाँ चलो, यहाँ पे है अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, एक कार है, वो कैसे चल रही है, एक सीधे रास्ते पे चल रही है। मान लो ये एक कार है, वो सीधे रास्ते पे चल रही है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, उसने यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड कर दिया। उसने कितना, इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया, और कितने टाइम में कवर्ड किया, 100 सेकंड में। तो बोले अब इसकी स्पीड निकालो और वेलोसिटी निकालो, बड़ा आसान सा है। चलो, 1 किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, लिख दूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं स्पीड निकालता हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1000 अपॉन टाइम कितना है 100। तो क्या हुआ, इस 0 ने 0 को मारा, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, बिल्कुल आ गई। अब दूसरा पार्ट है वेलोसिटी, वी वेलोसिटी। अब क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कहीं 0 हो रहा है, नहीं। मैंने याद करो एक चीज़ बताई थी कि जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम हो तब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो ये ऐसे सीधी जा रही है, अगर ये सीधी सीधी एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है तो क्या इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, क्यों, क्योंकि जब डायरेक्शन ही नहीं बदल रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये चीज़ पहले लेक्चर में बताई भी थी, वो अलग अलग राजू स्कूल गया वो वाले एग्जाम्पल से। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1000 ही होगा, और इसके लिए भी टाइम कितना होगा, 100 ही होगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी, आ जाएगी ना। पर बोला ऐसे में तो स्पीड के बराबर आ गई है, यहाँ पे तो डायरेक्शन, वेलोसिटी के हमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। बोले ये तो स्पीड के बराबर आ रही है, इसमें डायरेक्शन कहाँ लगाएं हम, तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन लिखी हुई है ड्यू ईस्ट, मतलब ये कार कहाँ जा रही है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। तो जब हम वेलोसिटी का आंसर निकालेंगे ना 10 मीटर पर सेकंड, तो हम ये भी लिख देंगे ड्यू ईस्ट। वेलोसिटी में लिखेंगे, स्पीड में नहीं लिखेंगे। देखो स्पीड में हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, पर वेलोसिटी में हमें लिखना पड़ा ड्यू ईस्ट। आ गया, इतना आया। चलो अभी हम आते हैं अपने आज के आखिरी सवाल पे। ये काफ़ी मतलब अच्छा सवाल है कि अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स। एक ट्रेन है वो पहले 30 मिनट कितनी वेलोसिटी के साथ चली, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और आगे के 40 मिनट वो चली 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इन दी सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, अगर चेंज हो रही है तो वो स्पीड चेंज हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, पहले निकालते हैं, चलो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। ये देखो इसकी स्पीड किस में दी हुई है, पर आर की स्पीड में दी हुई है, मतलब आर का टर्म है यहाँ पे। पर इन्होंने टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो क्या पहले हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो देखो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो वैसे 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1/60 हो जाएंगे। तो अगर मुझे कितने भी मिनट्स आवर्स में निकालने हैं तो क्या मैं अपॉन 60 कर दूंगा ना, ये चीज़ें तो आती है ना बेसिक। तो मान लो पहले मैं T1 टाइम निकालता हूँ 30 मिनट वाला।
मैंने कहा T1 टाइम इज इक्वल्स टू 30/60। अब देखो ये चीज़ हमें लॉजिकली पता है, 30 मिनट कितना होता है, आधा घंटा होता है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 1/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। वैसे ही मैंने T2 को क्या किया, 40/60 कर दिया। अब 0 ने 0 को मारा और 4/6 बचा। अब 4/6 में से भी काट कूट के क्या आ जाएगा, 3R, 2/3R आ जाएगा। आ गया इतना। अब देखो T1 टाइम में कितनी वेलोसिटी थी, 30 km/h थी ना। तो क्या मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, या सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकाल सकता हूँ। तो इसकी स्पीड कितनी थी, 30 थी, इनटू 1/2 कर दूंगा ना, क्योंकि ये टाइम 1/2 है। तो क्या मैं इसको 15 किलोमीटर बोल सकता हूँ कि वो पहले 30 मिनट में कितना चली, 15 किलोमीटर चली। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने टाइम को आवर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इतनी चीज़ें तो आती है ना, अभी तक जो कराई है मैंने, इतनी आती है ना। फिर देखो नेक्स्ट, फिर हमने दूसरा डिस्टेंस निकाला, इसको मान लो S1 बोल देता हूँ, इसको S2 बोल देता हूँ। दूसरा डिस्टेंस क्या था, स्पीड इनटू टाइम करेंगे फिर से। इसकी स्पीड कितनी है, 40 है, और टाइम कितना है, 2/3 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 14 × 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, /3 आ जाएगा, मतलब 80/3 किलोमीटर। आ गया इतना। अभी अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, प्लस क्यों करूँगा, क्योंकि मुझसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, S1 S2 नहीं पूछा, मुझसे पूछा है S1 + S2 टोटल डिस्टेंस। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, S टोटल इज इक्वल्स टू S1 + S2। S1 कितना है, 15, S2 कितना है, 80/3। LCM ले लूँगा, LCM 3 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे 45 + 80 कर दूँगा, 45 क्यों करूँगा, ये /1 है ना, तो LCM लेके, ये चीज़ें आती है ना। हाँ मैथ्स का टीचर वरना नहीं हूँ मैं, ये भी सीख लो। तो 45 + 80 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, /3 आ जाएगा। कितना आ गया, 125/3 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने पहला पार्ट निकाल दिया। फिर आता है एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अब देखो इन्होंने स्पीड / वेलोसिटी क्यों करा है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम है, इन्होंने बताया हुआ है, ये देखो बताया हुआ है डायरेक्शन सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन होगी, क्या स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगी। सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है पहले भी। तो चाहे एवरेज स्पीड निकालो या एवरेज वेलोसिटी निकालो, एक ही बात है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, जो कि मैंने निकाल दिया। एक और चीज़ क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, T1 + T2 कर दूँगा ना। तो T1 कितना था, 1/2R था, ये देखो T1 कितना था, 1/2R था, और T2 कितना था, 2/3R था, याद है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए मैं क्या कर दूँगा, T1 + T2 कर दूँगा। अब इसका LCM लेंगे, LCM कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको × 3 कर देंगे, इसको × 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 + 4/6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 7/6R। मतलब टोटल टाइम कितना है, 7/6 घंटे। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल टाइम भी है। तो क्या मैं V एवरेज निकाल दूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो V एवरेज कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 7/6। अब ये चीज़ पता होगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। इस 7 को मैं इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये 6 यहाँ ऊपर चला जाता है। ये चीज़ें पता है ना मैथ्स की, पता है। तो मैं 6 को क्या कर दूँगा, 3 से डिवाइड कर दूँगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और फाइनल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 125 × 2 मतलब 250/7 km/h आ गया।